Hello and welcome all of you. Today we will be discussing how to calculate future value in case of annuity, which is continuation of our previous video. So coming to the meaning of annuity. So annuity basically refers to the periodic flows of equal amount, means same amount का आप आफ्टर सेम इंटरवल वही सेम अमाउंट आप रैपिडली पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो उसका एक तो पीरियोडिक फ्लो है और दूसरा वो अमाउंट जो होगी दैट विल बी सेम. सो एसेंशली इसमें कंडीशन क्या आ गई जो स्पेसिफिक है, जो हमारे प्रीवियस फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ सिंगल सम और सीरीज पेमेंट में वो जो डिफर कर गई थी, दैट इज अमाउंट सीरीज है लेकिन fixed amount of payment will be there. So these are the two condition which makes annuity a special case. Amount will be same and after a fixed interval. So this interval can be either your monthly, fortnightly, yearly, it can be, and these flows can be either receipts or payment. And the specific examples related to annuity can be life insurance premium paid, which you can pay monthly, quarterly or yearly, rent which we normally pay at the end of or at the beginning of every month, अमाउंट डिपॉजिट, आरडी जो आप बैंक में करवाते हो, रेकरिंग डिपॉजिट, वो भी एनुटी के ही एग्जाम्पल हैं. अब एक एग्जाम्पल लेकर हम एनुटी को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम एनुटी का पहले फॉर्मूला नहीं डिस्कस करेंगे. मैं आपको दोनों वेज बताऊंगी, वन विद द फॉर्मूला एंड वन यूजिंग द प्रीवियस मेथड विच वी यूज इन केस ऑफ फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ ए सीरीज ऑफ कैश फ्लो. सो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल. A person is depositing 2,000 rupees at the end of every year for a period of 5 years into a bank carrying 5% rate of interest. We have to determine the amount which he will get at the end of 5 years. I think example आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट्स, हम पहले टाइम लाइन में ड्रॉ करते हैं. तो टाइम लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें 5 years गिवन है. तो 5 years जो गिवन है, हमें ये पर्सन जो है 2,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर डिपॉजिट करा रहा है. मीन्स जब फर्स्ट ईयर एंड होगा तब 2,000 रुपीज डिपॉजिट कराएगा, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में, और ऐसे ही फिफ्थ ईयर के एंड में 2,000 रुपीज एंड हो रहे. और हमें फ्यूचर वैल्यू कब डिटरमाइन करनी है? फिफ्थ ईयर के एंड में ही. तो यहाँ पर ये जो फिफ्थ ईयर के एंड में 2,000 रुपीज डिपॉजिट हो रहे हैं, ये ऑलरेडी ही आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है, इसीलिए इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ऑलरेडी आपकी फ्यूचर वैल्यू, इसको आप कहीं और फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी. अब अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, इस टाइमलाइन में 2,000 रुपीज आप जो डिपॉजिट करवा रहे हो वो कंपाउंड होंगे 4 ईयर्स के लिए. मीन्स पहले फर्स्ट ईयर के एंड से लेकर सेकंड ईयर तक, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फिफ्थ ईयर के एंड तक, ये जो 4 ईयर्स है उसके लिए 2,000 रुपीज़ की कंपाउंडिंग होगी. सेकंड ईयर के एंड पे जो आप 2,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा रहे होगे उसकी कंपाउंडिंग होगी 3 ईयर्स के लिए. 3 ईयर्स कैसे? सेकेंड ईयर एंड से थर्ड ईयर एंड तक 1 साल हुआ, थर्ड की से फोर्थ के एंड तक, और फोर्थ के एंड से फिफ्थ के एंड तक जो है 3 ईयर. तो ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए जो होगा उसकी 2 ईयर्स कंपाउंडिंग होगी, फोर्थ ईयर 1, और जो फिफ्थ ईयर में एंड में आप मनी डिपॉजिट करवा रहे होगे उसकी कंपाउंडिंग नहीं होगी, वो ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि हमें एंड में ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंड में ही आप डिपॉजिट करवा रहे हो. अगर ये बिगिनिंग में मनी डिपॉजिट हो रही होती देन इट विल बी डिफरेंट केस विच वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो. ये प्रीवियस जो हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज हमने जो डिस्कस की थी उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट था कि जो आप फिफ्थ ईयर लेकर चल रहे हो, ये उस केस में आई थिंक अमाउंट 2,500 थी, तो 25 की 100 की 25 क्यों रहेगी? क्योंकि हमें एंड में अमाउंट गिवन है और एंड में ही हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है, इसलिए इसको हम, इसकी फ्यूचर वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, ये 2,000 का 2,000 रह जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा. आई होप अब आपका 2,500 जो वाला डाउट क्लियर हो गया विद दिस वीडियो. तो इसी को अब हम टेबल फॉर्म में लेकर आए.
जैसे कि हमने पिछले केस में गिवन है, तो अमाउंट हर एक 5 ईयर्स के लिए सेम एट द एंड ऑफ 4 ईयर कंपाउंडिंग 2000 रुपीज जो फर्स्ट ईयर के एंड में आप डिपॉजिट करवाओगे उसकी 4 ईयर्स कंपाउंडिंग होगी। सेकेंड ईयर के एंड पे करवा रहे हो तो 3 ईयर्स होगी, 3 वाले की 2 होगी, और फोर्थ ईयर के एंड में 4 से लेकर 5th तक जो 1 ईयर बन रहा है उसके लिए, और 5th एंड से जो आप 5th एंड में हो रहा है ये अमाउंट डिपॉजिट, और अमाउंट जो हमें फ्यूचर वैल्यू करनी है वो भी एंड में, तो इसलिए इसकी 0 ईयर के लिए कंपाउंडिंग होगी। तो इसीलिए अब हम वही फ्यूचर वैल्यू टेबल से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे विद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो उस टेबल से ये वैल्यूज मैंने ले लिए हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास सम आ जाएगा फॉर वेरियस ईयर, और इसका हम टोटल कर लेंगे तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ये तो आ गया अगर आपको सीरीज का करना है। अब इस केस में एनओटी के केस में अगर हम ये कैलकुलेशन ना करें, हमें डायरेक्टली एक सिंपल फॉर्मूला गिवन हो जो फ्यूचर वैल्यू में भी हम यूज कर रहे थे, और ऐसे ही हमारे पास फ्यूचर वैल्यू टेबल एनओटी के लिए भी गिवन है, जिससे ये कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट फॉर्मूला। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला समझ लें आता कैसे है। लेट अस टेक एग्जांपल कि आपने 1 रुपीज डिपॉजिट करवा 1 रुपी एट द एंड ऑफ आप एवरी ईयर डिपॉजिट करवा रहे हो फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो 4th ईयर के एंड में जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू जितनी आपकी एनओटी होगी 1 प्लस आई रेज टू पावर, ये 3 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग होएगा एंड में, क्योंकि आप डिपॉजिट करवा रहे हो। प्रीवियस एग्जाम्पल को ही हम कंटिन्यू करें, उस टेबल को याद रखिए। तो यहाँ पर फिर 3rd ईयर के एंड में कंपाउंड पे करोगे, उसकी 2 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग होगी। फिर जो 4th ईयर है तो यहाँ पर आ जाएगी, और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ही रह जाएगी। सेम आपने यही टेबल हम कंटिन्यू करें तो पहले 4 3 2 1, क्योंकि वहां पर 5 ईयर्स थे तो यहाँ पर मैंने 4 ईयर ले लिए हैं आपको फिर से समझाने के लिए। तो 3 2 1 और लास्ट वाले की सेम वैल्यू रहेगी। अब इसी में अगर मैं ए कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस आई रेज टू पावर 3 प्लस 1 प्लस आई रेज टू पावर 2 प्लस 1 प्लस आई रेज टू पावर, इसमें केस में कुछ भी नहीं था, और लास्ट में ए कॉमन चले जाएगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब इसी को अगर हम डिराइव कर ले n ईयर्स के लिए, तो n ईयर्स के लिए एनओटी जो भी आपकी अमाउंट आएगी 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय आई माइनस 1, ये डेरिवेशन आ जाएगी। यही हमारा एनओटी का फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। एनओटी जो वैल्यू आपकी एंड में आप हर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर जो डिपॉजिट करवा रहे वो आ जाएगी 1 प्लस आई रेज टू पावर n, जितने ईयर्स के लिए आप डिपॉजिट करवा रहे हो, माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। अब इस केस में ये जो वैल्यू है दिस पर्टिकुलर, ये हमें कैलकुलेट करने की बार बार इतनी n ईयर्स के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी हमें टेबल गिवन होते हैं, उस टेबल में ये वैल्यू आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी गई होती है। इन टेबल्स में इनको हम एनओटी टेबल्स बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एनओटी इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर एनओटी। जो आपने पिछले केस में हमने कंपाउंड वैल्यू फैक्टर सिंपल फ्यूचर वैल्यू के केस में लिया था, तो यहाँ पर CVFA आ जाएगा कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर एनओटी। तो आपको एनओटी लेनी है और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट और n ईयर्स के लिए फाइंड आउट करना है। उससे एनओटी को मल्टीप्लाई करके यू कैन इजीली गेट दिस वैल्यू। सो नाउ कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने आपको ये टेबल से की थी, अगर हम इसी को इस फॉर्मूला से करते तो सिंपली आपको क्या करना था, हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी जो हमें 5th ईयर के एंड में फाइंड आउट करनी थी, और 2000 रुपीज आपकी वैल्यू थी। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो 1 प्लस 0.5 रेज टू पावर n आपका 5th ईयर था, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 आपकी जो है ये आ जानी थी। अब इसी को ये मेरे को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है सिंपली आप कंपाउंड वैल्यू एनओटी टेबल जो है उसमें जाएंगे, 5 ईयर्स के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो वैल्यू हो वो फाइंड आउट करेंगे, तो वो आ जाती है
2000 वैल्यू को हम वो आ जाती है 5.526। तो 2000 को 5.526 से मल्टीप्लाई करोगे, दिट्स कम आउट टू 11052 रुपीज। दिस विल बी योर आंसर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो, और जो आपका प्रीवियस डाउट भी था, काफ़ी सारे पर्सन्स का डाउट था कि लास्ट वाले में 2000 की 2000 वैल्यू क्यों रह जाती है, वो भी क्लियर हो गया। अब ये तो था कि अगर आप अमाउंट जो है डिपॉजिट करवाते हो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, बट कुछ केसेस में हमें क्या होता है, अमाउंट जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में डिपॉजिट करवानी होती है, तो उसको हम एनुटी, ऑर्डिनरी एनुटी नहीं बोलते, दैट बिकम्स ए केस ऑफ एनुटी ड्यू। तो एनुटी ड्यू के केस में जो अमाउंट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट जो होता है मोस्टली एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ के करते हैं, तो इसलिए हम जो ये वाला फॉर्मूला है आपका, दिस फॉर्मूला विल नॉट बी यूज, इसमें कुछ एडिशन हो जाएगी। वो एडिशन क्या है, आप इसमें 1+i ऐड कर दोगे, क्योंकि एक एडिशनल फ्लो ऐड हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर अगर हम टाइमलाइन में शो करें तो यहाँ पर जो 0 1 2 3 4 5 बिगिनिंग में होने के कारण, तो 1/5, क्योंकि 1 से आप शुरू करोगे, अब 1 to 2 नहीं जा रहा, अब यहाँ से बिगिनिंग से ही हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 ईयर्स के लिए होगा। इसीलिए इस केस में जो आप 5th के 2000 रुपीज होगा, उसको भी 1 ईयर के लिए कंपाउंडिंग मिल जाएगी, क्योंकि हम 5th ईयर के बिगिनिंग से आपको अगर 5th ईयर के एंड तक वैल्यू कैलकुलेट करिए तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला जो ऑर्डिनरी एनुटी का होगा उसमें एक 1+i हम ऐड कर देंगे, रेस्ट विल बी सेम। तो एग्जांपल लेते हैं, 5000 रुपीज़ कोई बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे डिपॉजिट करवा रहा है किसी बैंक में, जो उसे 8% इंटरेस्ट ले रहा है 5 ईयर्स के, तो क्लियरली क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, दिस इज केस ऑफ एनुटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू हमारी आ जाती है एनुटी इंटू कंपाउंड वैल्यू एनुटी फैक्टर फॉर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एन ईयर्स, और ब्रैकेट में 1+i से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में ये मेरा 8% 5 ईयर्स के लिए 5.867 आ रहा है, और 1+i 1.08 आ गया फॉर्मूला में। दिस विल बी माय आंसर इन दिस केस। आई होप आपको एनुटी ड्यू और ऑर्डिनरी एनुटी का डिफरेंस क्लियर हो गया हो, और एनुटी ड्यू के केस में हम 1+i क्यों ऐड कर रहे हो वो भी क्लियर हो गया हो। एंड वन थिंग जो आपका डाउट था कि लास्ट ईयर में क्यों नहीं करते, अगर बिगनिंग में होता तो इसकी भी हम कंपाउंडिंग कर देंगे। 1+i अगर आप प्रीवियस वाला इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 5th ईयर के, क्योंकि बिगनिंग में है, ये सारी कंपाउंडिंग चेंज हो जाएगी। एंड के कारण 4 आ रहा था, अगर बिगनिंग लेकर चलते तो यहाँ पर 5 4 3 2 1 एंड तक जाएगा। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया। नाउ एक और हमें स्पेशल केस मिलता है सिंकिंग फंड तक, जो आपकी एनुटी और एनुटी ड्यू का जो यूसेज है दैट इज सिंकिंग फंड एक क्रिएट होता है। अब सिंकिंग फंड क्या होता है, इट इज ए फंड क्रिएटेड आउट ऑफ फिक्स पेमेंट ईच ईयर टू अकमुलेट टू ए फ्यूचर सम आफ्टर ए फिक्स पीरियड। मीन्स हम हर साल कुछ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते जाते हैं, जिससे एट द एंड ऑफ द ईयर एक अकमुलेटेड पूल क्रिएट हो जाता है। जैसे कंपनीज सिंकिंग फंड क्रिएट करती हैं फॉर देयर रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिसका आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड मैच्योरिटी आ जाती है, और मैच्योरिटी जो होती है उस पर आपको मनी रिटर्न करनी पड़ती है टू द डिबेंचर होल्डर। तो इसके लिए कि ऑर्गेनाइजेशन पे एकदम से बर्डन आए, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मैच्योरिटी को कंसीडर करके दे स्टार्ट अकमुलेटिंग सर्टन सम ऑफ मनी ईच ईयर, और एंड ऑफ द जब मैच्योरिटी आती है डिबेंचर्स की, वो पुल क्रिएट हो जाता है। अब सिंकिंग फंड क्रिएट करने के लिए गिवन एनुटी से हम सिंकिंग फंड फैक्टर यूज करते हैं। अब ये सिंकिंग फंड फैक्टर की रेंज जो होती है 0 से 1 होते हैं। इट इज इक्वल टू द कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ऑफ जो एनुटी है उसका रेसिप्रोकल है। मीन्स यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला आ जाता है, सिंपली ये था आपका एनुटी फ्यूचर वैल्यू 1+i रेज़ टू पावर n। मीन्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी किसकी इक्वलिटी, एनुटी इंटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ऑफ एन एनुटी फॉर i इंटरेस्ट एंड n ईयर। तो इस केस में हमें अगर हम एनुटी इंटू 1/CVF पे कर देंगे तो वो आ जाएगा एनुटी इंटू सिंकिंग फंड फैक्टर। तो इसीलिए ये फॉर्मूला इस केस में कैलकुलेट हो जाएगा। जो आपका प्रीवियस फॉर्मूला था एनुटी का उसका रिवर्स हो जाएगा, i/1+i रेज़ टू पावर, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अब एग्जांपल लेते हैं,
सिंकिंग फंड की, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो कमिंग टू द एग्जांपल, कोई कंपनी है जिसके पास 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर हैं, उन पे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स में, और ये कंपनी रिडीम करेगी आफ्टर 5 ईयर्स। उसके लिए वो एक फंड क्रिएट करी है, सिंकिंग फंड, सो दैट जब वो 5 ईयर के बाद रिडीम हो, ऑर्गेनाइजेशन के पास उतनी अकमुलेटेड सम अवेलेबल हो। तो सिंकिंग फंड की इन्वेस्टमेंट पे उन्हें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट एंड पे हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पे हो रही है, बिगनिंग में, बिकॉज देन ओनली वी कैन डिसाइड इट्स एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, व्हाट अमाउंट कंपनी कितनी एन्युटी क्रिएट करे हर मंथ, हर साल कितना वो डिपॉजिट करे, सो दैट 2 लाख रुपीज़ उसके पास अवेलेबल हो। तो क्लियरली ये एक सिंकिंग फंड का केस है। तो सिंकिंग फंड के केस में हमारा जो एन्युटी की वैल्यू आती है, सिंपली वो थी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय जो आपका सिंकिंग फंड फैक्टर था। अब हमें क्लियरली गिवन हो गया कि हमें फ्यूचर वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपीज़ चाहिए। उसके लिए एवरी ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑर्गेनाइजेशन कितनी मनी डिपॉजिट करे, और उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है उस फंड में। तो क्लियरली यहाँ पर हमारे पास एन्युटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमें फ्यूचर वैल्यू 2 लाख रुपीज़ दी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 1 बाय कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर एन एन्युटी, और इसको आप सिंकिंग फंड फैक्टर भी बोल सकते हो। तो इस केस में 2 लाख रुपीज़ डिवाइड करेंगे। अब कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी टेबल्स पे आप जाके 5 ईयर्स के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वैल्यू देखोगे, तो दैट कम्स आउट टू बी 6.105। तो 2 लाख को डिवाइड कर दो 6105 से, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 32,760.03। तो दिस इज द अमाउंट विच ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, सो दैट उसके पास 2 लाख रुपीज़ अकमुलेट हो जाए। वन थिंग इम्पोर्टेंट, जब भी आप टेबल्स देखो, अगर आप टेबल देख रहे हो तो इंश्योर दैट आप कौन सी टेबल देख रहे हो। अगर आपको लमसम गिवन है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम टेबल यूज़ कीजिए। अगर एन्युटी का है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला टेबल यूज़ होगा। अगर लमसम से वैल्यू ले चेक कर लोगे तो दैट विल बी रॉन्ग, इट विल बी डिफरेंट वैल्यू। तो हमें लमसम। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एन्युटी ड्यू का केस लेते हैं। मींस ये जो अमाउंट एंड ऑफ द ईयर पे डिपॉजिट हो रही थी, नाउ इट विल बी डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो दैट आपको दोनों केस अच्छे से क्लियर हो जाएं, सिंकिंग फंड के आपको कोई इशू ना रहे। तो अब एग्जांपल लेते हैं एक और। ABL कोई लिमिटेड है जो सिंकिंग फंड क्रिएट करना चाहती है 5 लाख रुपीज़ के अपने प्रेफरेंस कैपिटल के, जो उसने इशू की है 26 अप्रैल 2020, और ये मैच्योर हो जाएगी 25 अप्रैल 2031। फर्स्ट पेमेंट उन्होंने बिगनिंग विल बी मेड ऑन 26 अप्रैल, मीन्स उसी दिन 26 अप्रैल को ही ले रहे हैं। इसका मीनिंग ये बिगनिंग ऑफ द ईयर पे ले रहे हो, एंड पे नहीं ले रहे। तो 26 अप्रैल से ही, बिगनिंग से ही ये शुरू हो गया। तो कंपनी कितनी एनुअल पेमेंट मेक करे, और ये फंड पे आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर एक तो हमें क्लियर हो गया कि हम कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है उसमें 1+i के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स एन्युटी इंटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर एन एन्युटी फॉर i रेट ऑफ इंटरेस्ट एन ईयर्स, और यहाँ पर 1+i से भी मल्टीप्लाई होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो इस केस में हमें चाहिए 5 लाख रुपीज़ इन दिस केस। तो यहाँ पर एन्युटी कितनी है वो हमें पता नहीं, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर हमें अब देखना है। यहाँ पर आपको काउंट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। तो इस केस में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ईयर्स कितने हो गए 2020 से 31, ये 11 ईयर्स आपके बने, और एक बिगनिंग वाले के कारण ये टोटल 12 ईयर्स हो गए। यहाँ पर 1 + 0.12 इट विल बी इक्वल टू 5 लाख रुपीज़। अब कंपाउंड वैल्यू फैक्टर जो है वो आप देखिए कितना आ रहा है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 12 ईयर्स। तो उससे कंपाउंड वैल्यू फैक्टर जितना भी आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा एन्युटी इंटू
अगर हम 12 ईयर्स 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो 24.133 आ रहा है और यहाँ पर आ गया 1.12, दिस विल बी इक्वल टू 5 लाख। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 5 लाख से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18498.65. This is the amount organization need to deposit at the beginning of every year so that accumulate amount 5 lakh rupees उसके पास आ जाए। I hope आपको दोनों केस एन्युटी ड्यू और सिंकिंग फंड का क्लियर हो गया। सिंकिंग फंड होता क्या है, वो एन्युटी के साथ कैसे रिलेटेड है। तो फर्स्ट एन्युटी जो है सीरीज ऑफ पेमेंट है ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर सेम इंटरवल। अब ये सीरीज में अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट कर रहे हैं वो एन्युटी ड्यू आ जाती है, अगर बिगिनिंग में आप कर रहे हो तो इट इज़ नोन। आई होप अब आपको फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। फ्यूचर वैल्यू लमसम के केस में कैलकुलेट कैसे करते हैं, सीरीज के केस में कैसे करते हैं और एन्युटी के केस में जो आज हमने डिस्कस किया। तो एन्युटी सीरीज ऑफ पेमेंट होती है सेम अमाउंट की आफ्टर सेम इंटरवल। आप जो मनी डिपॉजिट करवाते हो वो एन्युटी होती है। इस केस में 2 केसेस आती हैं, वन इज एन्युटी ड्यू और वन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी जब आप सेम पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर करवा रहे हो, लेकिन ये बिगनिंग में जब होती है तो एन्युटी ड्यू कहलाती है। एन्युटी ड्यू के कारण जो ऑर्डिनरी फॉर्मूला था उसमें 1+i एक एडिशनल ईयर ऐड हो जाता है, इसलिए 1+i यूज़ करते हैं। और इसी को लेकर एक स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, एक सिंकिंग फंड वो क्रिएट करती है। तो उस केस में सिंकिंग फंड क्या था, एक फ्यूचर डेट में ऑर्गेनाइजेशन को जो मनी चाहिए होती है उसके लिए हर साल वो कुछ अमाउंट ईच ईयर डिपॉजिट करवाती हैं। तो वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन्युटी। तो उस केस में हमें जो फ्यूचर वैल्यू गिवन होती है, इस केस में फ्यूचर में कितनी मनी चाहिए, हमें जस्ट ईच ईयर की कंट्रीब्यूशन बतानी होती है। तो कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आप लगा के, अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है और अगर एन्युटी ड्यू है तो 1+i उसमें आ जाएगा। तो इससे हम सिंकिंग फंड की ईच ईयर पेमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। डू लाइक, शेयर, follow, and if you have any doubt do comment. I will try my best to solve your problem, and please click the bell icon to get notification regarding the recent videos. Thank you. Keep learning, keep enjoying.